हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि लाइट का जो हिस्ट्री था वो क्या था, एक्चुअल में लाइट क्या होता है उसको जाना था। ठीक है। सो लाइट क्या होता है? लाइट होता है डुअल नेचर। ठीक है। जिसमें लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेनास होते हैं जहां पर उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। ठीक है। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। और लाइट के कुछ रिलेटेड फिनोमेनास होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके पार्टिकल नेचर को क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। अब पार्टिकल नेचर से रिलेटेड रहेगा लाइट तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करते थे, और वहां पर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट दिया था। किसने? मैक्सवेल ने। तो जो कि वेव नेचर को कंप्लीटली, वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनास थे लाइट के, उन सारे चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला बिहेवियर। सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने डिटेल में अपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो आज हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। आज का पहला टॉपिक सोर्स ऑफ लाइट। सो बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। अब सिंपल अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर कोई सोर्स खुद का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और वो लाइट को क्या कर रहा है? खुद से एमिट कर रहा है, खुद लाइट को क्रिएट करके खुद प्रोड्यूस कर रहा है और खुद एमिट कर रहा है, तो उस टाइप ऑफ लाइट को, उस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो कुछ रीजन के वजह से होगा। अब उसके पीछे का रीजन क्या होगा? या तो उस ऑब्जेक्ट के हाई टेम्परेचर के वजह से, जिसका एग्जांपल है सन, स्टार, कैंडल फ्लेम। ठीक है। जो भी बर्निंग चीज है जिसका हाई टेम्परेचर होगा तो उनका एग्जांपल ये है। या तो उसका जो लाइट प्रोडक्शन होगा वो होगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, लेजर। ठीक है। या तो उसका जो प्रोडक्शन होगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल होता है हमारा सन और स्टार। तो सन और स्टार का टेम्परेचर तो हाई होता ही है, उसकी वजह से भी वो लाइट एमिट करता है। एट अ टाइम इट हैज आल्सो न्यूक्लियर रिएक्शन ऑनगोइंग इनसाइड इट, बिकॉज ऑफ विच देयर इज क्रिएशन ऑफ लाइट। ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स मतलब क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एमिट कर रहे हैं खुद से। ठीक है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद से लाइट क्या करता है? एमिट करता है। अब सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या है? अगर इन सिंपल, इन शॉर्ट में बोलूं, सेकेंडरी सोर्स का मतलब वो ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्राइमरी सोर्स जो भी आपको दिख रहा है उनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है? ये लोग खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ये क्या करते हैं? अगर प्राइमरी सोर्स से जो लाइट आ रहा है ना, उसी लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ वही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल होता है हमारा मून, प्लानेट, बुक, कोई भी चीज जो आपको दिख रहा है अदर देन प्राइमरी सोर्स, एग्जांपल इज सेकेंडरी सोर्स। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो खुद से लाइट एमिट नहीं करता, खुद का प्रोड्यूस करके नहीं एमिट करता, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। और जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सिंपल, इतना ही है सोर्स ऑफ लाइट में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा वेव फ्रंट का कंसेप्ट। ठीक है। तो बच्चों, वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने वेव फ्रंट और हाइगेन्स प्रिंसिपल को कहा था लास्ट टाइम कि मैं आगे के लेक्चर में क्या करूंगा, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अब वो टाइम आ गया कि हम वेव फ्रंट के कंसेप्ट को डिटेल में जानें। तो सबसे पहले बच्चों कंसीडर करो कि ये जो अब यहां पर तुमको व्हाइट सरफेस दिख रहा है, सपोज दिस इज एन वाटर सरफेस। तो ये एक पानी का सरफेस है जो एकदम शांत है। सपोज इस पॉइंट पे मैंने क्या किया ना, एक छोटा सा पत्थर ड्रॉप कर दिया इस पॉइंट पे।
अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही हम पानी में पत्थर को ड्रॉप करते हैं उसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या करते हैं, वेव ट्रैवल्स करते हैं। सही बात है, धीरे धीरे वेव ट्रैवल करते हैं, है ना, रिपल्स जिसको हम बोलते हैं, अप्स एंड डाउन। तो अगर इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट सोर्स समझ के चल रहा हूं, जहां से सपोज सिमिलरली जैसे वाटर वेव है वैसे लाइट का सोर्स है कोई एक पॉइंट सोर्स, तो अब ये क्या करेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन सॉरी अब ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। ठीक है, लाइट के वेव को एमिट करेगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो सपोज इस तरीके से वो क्या कर रहा है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर ना 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब मैंने 4 वेव ही यहाँ पर बताया है, बट वो क्या करेगा, मल्टीपल वेव्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। सही बात है। अब इन 4 वेव में से सपोज ये एक पॉइंट कंसिडर किया, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम है। और सारे जो पॉइंट्स है इस वेव पे उनका जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है या मैं बोलूं फेज, वो क्या है, सेम। तो यहां पर एक वर्ड आता है फेज। तो फेज का कंसेप्ट जो है आपने अपने क्लास 11th में डिटेल में पढ़ा होगा साउंड वेव चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब फेज का मतलब क्या होता है, सिंपल, अगर हम लोग वेव के बारे में बात करते हैं, ऑसिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ मोशन को। तो यहां पर हम लोग किसी भी वेव में पार्टिकल के स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब उस एंगल को ही क्या कहा जाता है, फेज कहा जाता है। तो अब सपोज मेरे पास एक वेव है, सपोज एक वेव है जो कुछ इस तरीके का वेव है। तो अब इस वेव के, इसको मैं बोलूंगा ओरिजिन, इसको बोला जाता है क्रस्ट, इसको बोला जाता है ट्रफ, राइट। अब क्रस्ट वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसका जो फेज एंगल है उसको हम बोलते हैं पाई बाय 2। इसका जो फेज एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पाई, और इसका जो फेज एंगल होता है उसको हम बोलते हैं 3 पाई बाय 2। और इस पॉइंट का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं 2 पाई। और ये कंटिन्यूअसली आगे पाई बाय 2 पाई बाय 2 क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो अगर बच्चों सिर्फ इतना सा पार्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर आप इसको इस जगह पर देखोगे, ये भी तो वही पार्ट है। ठीक है, ये भी तो वही पार्ट है, उतना ही पार्ट है। इसका मतलब क्या, ये सारे पॉइंट का जो फेज है वो सेम है। दूसरा चीज, इस सेंटर वाले पॉइंट से जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं उनका डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो अगर इस टाइप के पॉइंट जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से वेव बन रहा है, पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस अगर सेम है प्लस उनका फेज क्या है, सेम है, तो इन पॉइंट्स को अगर मैं जब ज्वाइंट करता हूं, इन पॉइंट्स को जब मैं अगर ज्वाइंट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू सर्कल। सही बात है। अब बच्चों यहां पर तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 वेव्स ही लिया था, बट होगा कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। अब ये तो 2D का केस है, 3D में इमेजिन करो क्या होगा। 3D में हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव जब एमिट होगा, तो अगर ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट सोर्स से सेम है प्लस उनका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है, तो जब उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनका लोकस लेंगे। लोकस का मतलब होता है सारे पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर देना। उनका एनवलप लेंगे, ये भी कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है, वो सारे पॉइंट्स वेव में, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सेम है प्लस उनका फेस भी क्या है, सेम है। तो जब उनका हम एनवलप लेते हैं ऐसे पॉइंट का, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको कहा जाता है वेव फ्रंट। तो इसका डेफिनेशन पढ़ो बच्चों, देखो, अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द वेव that are in the same phase of vibration at a given instant of time। समझ रहा है। तो in simple word it is a surface joining points of wave that are vibrating in the same phase। तो अगर बच्चों 3D में मैं बोलूं तो ये क्या बनेगा, स्पीयर बनेगा ना। ठीक है, तो देयर आर
3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर? 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे, सॉरी स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? इसका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट, वो किस टाइप का होता है? वो होता है हमारा पॉइंट सोर्स। तो जितने भी लाइट के पॉइंट सोर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पेरिकल वेव। और सिलेंड्रिकल वेव के लिए होता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, उसका टाइप होता है लाइन सोर्स। तो जितने भी हमारे लाइन सोर्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सिलेंड्रिकल वेव। और प्लेन वेव का सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स प्लस लाइन सोर्स, दोनों ही, बट एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब अब इसमें देखो क्या। अब बच्चों देखो, इसका पॉइंट सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सपोज मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, लाइट बल्ब है। अब जैसे ही वो ग्लो करता है तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्पेरिकल जगह में क्या करता है? 3D सिमेट्री में स्पेरिकल वेव क्या करता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या करता है? एमिट करता है। अब लाइन सोर्स का एग्जांपल मैं बोलूं तो यहाँ पर तो हो गया एक बल्ब, यहाँ पर हमारा लाइन सोर्स का हो गया ट्यूबलाइट। तो बच्चों जो पहले का ट्यूबलाइट होता ना, जिसमें हमारा स्टार्टर होता था, जिसको घुमाने के बाद वो चलता था, थोड़ा अगर बिगड़ गया तो वो ट्यूबलाइट क्या क्या मतलब किस टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अब बच्चों सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है और एक लाइट सोर्स है, ठीक है। अब उनमें से जो वेव फ्रंट निकल रहा है, अगर मैं बहुत लार्ज डिस्टेंस में जाके ऑब्जर्व करूं, उनका अगर छोटा सा हिस्सा लूं, तो वो क्या होगा? वो एक्चुअल में प्लेन ही तो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा अर्थ, हमारा अर्थ एक, हमारे अर्थ का जो ग्राउंड लेवल है, जो सरफेस है, सपोज इट इज अ वेव फ्रंट विच इज एग्जांपल ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। एग्जांपल के लिए सपोज हमारे अर्थ के सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, और हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है? स्पेरिकल है। एक्चुअल में वो स्पेरिकल नहीं है, वो एलिप्सॉइडल है, सॉरी वो अलग है थोड़ा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, तो अब उस पे हम लोग अगर अर्थ पे अगर छोटा सा हिस्सा भी कंसीडर करें स्फीयर के सरफेस पे, तो यू कैन सी इट इज लाइक अ प्लेन सरफेस, इट इज लाइक अ प्लेन सरफेस। तो ये प्लेन सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका मतलब क्या? प्लेन वेव फ्रंट का भी जो ओरिजिन होता है वो या तो पॉइंट सोर्स से होगा या तो लाइट सोर्स से होगा, बट लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, तो ये था वेव फ्रंट का कंसेप्ट और उसके 3 टाइप्स, जो कि आपको आई होप क्लियर है। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक विच इज, हाँ, वेवलेट एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब सबसे पहले ना हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को समझते हैं। अब बच्चों हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है? हाइगेन्स प्रिंसिपल ना सिंपल, ये हाइगेन्स अपने वेव थियरी में एक प्रिंसिपल को क्या करता है? प्रपोज करता है। अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो प्रिंसिपल बोलता है सपोज मेरे पास एक, सपोज यहां पर एक वेव फ्रंट है जो कि क्या है? मेरा प्लेन वेव फ्रंट है। सपोज कहीं ना कहीं से यहां से क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है और वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यहां पर मुझे जो प्राइमरी वेव फ्रंट मिलेगा, मतलब जो मेरा सबसे पहला वेव फ्रंट रहेगा, वो ये है, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट है मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट, मतलब मेरा इसका कहीं से तो लाइट का ओरिजिनेशन हो रहा है, वेव्स आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पर तो सोर्स होगा। अब वो सोर्स कैसा है? प्लेन सोर्स है। तो यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक सब जो पॉइंट जो सेम फेस पे थे और सेम डिस्टेंस पे थे, उनका मैंने एनवलप लिया, तो मुझे क्या मिल गया? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा है? प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहला जो वेव फ्रंट आप बनाओगे ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। अब आपके ऊपर है आपका प्राइमरी क्या होगा, आपके ऊपर है, ठीक है। आप यहां पर कंसिडर करोगे तो यहां पर होगा, यहां पर करोगे तो यहां पर होगा, बट आपने जहां पर पहला माना वो प्राइमरी हो जाएगा। अब बच्चों हाइगेन्स प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट है
ठीक है, उस पे आपको क्या करना है, कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है। प्राइमरी वेव फ्रंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, बिहेव करेगा। और वो क्या करेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगा, वेव को एमिट करेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव को एमिट करेगा। अब सिर्फ ऐसा नहीं, यहां पर भी करेगा, यहां पर भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा। तो अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपने अगेन इस पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस पे एक सारे पॉइंट जो सेम फेस पे उनका अगर लोकस लोगे, तो एक वेव फ्रंट टाइप आपको कुछ मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी चीज को हम बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। मतलब प्राइमरी सोर्स के हर एक पॉइंट एज अ वेव, एज अ पॉइंट सोर्स खुद को इमेजिन करके क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वेव को एमिट कर रहे हैं। तो उनके एक टुगेदर वाले चीज को, एक टुगेदर वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट, सॉरी वेवलेट्स बोलते हैं। अब इस वेवलेट में ना, ये जो ये वाला पोर्शन है, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट के जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल बैकवर्ड डायरेक्शन वेव्स आर इनइफेक्टिव। ये वाले जो है ना, वो कैसे है, इनइफेक्टिव है। अब इनइफेक्टिव क्यों बोला उसने, सिंपल सी बात है, यहां से अब पीछे से भी वेव्स आ रहे हैं और यहां से ये वेव्स आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, बनाने वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये वाला वेव और ये वाला वेव क्या करेगा, आपस में कैंसिल आउट करेगा। कैंसिल आउट करेगा इन दिस सेंस, ये वाला जितना पार्ट है ना वो हट जाएगा। अब रिजल्टेंट चीज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। दैट इज व्हाई ही सेड कि बैकवर्ड डायरेक्शन वाला जो है वो कैसा है, इनइफेक्टिव है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, अब बचा कितना, ये हिस्सा। अब ये हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो एक्चुअल में तो ये वेव्स ही है, बट इनके इनके एनवलप को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। क्लियर है। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल बोलता है कि आप क्या करो, ऐसे मतलब कोई भी प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसका हर एक पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा और वो लाइट को हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट करेगा। जहां पर जो हमारा इन सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन वाला जो वेव्स है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, और बाकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और फिर अगर आप इन वाले वेवलेट्स का, ये जो ये भी करेगा, इसका भी जो बनेगा, इन वेवलेट्स का जब अगेन आप क्या करोगे, एनवलप लोगे, तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है। अब वो कैसे, देखो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्लियर है। पहले तो अपने पास एक वेव फ्रंट है, उस पे हर एक पॉइंट कैसा एक्ट करेगा, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में भेजेगा, सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन वाला क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, और बाकी फॉरवर्ड वाले का आप कॉमन करके लोगे तो आपको एक नया चीज मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप लेने के बाद वेवलेट कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों हाइगेन्स प्रिंसिपल आपको क्लियर है, वेवलेट का मतलब क्या है वो भी क्लियर है। तो देखो, इन हाइगेन्स प्रिंसिपल वेवलेट्स आर दी स्मॉल सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। ठीक है। तो वेव फ्रंट पे जो हर पॉइंट होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसके एनवलप को हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। क्लियर है। अब बच्चों, ये तो हो गया हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल, वेवलेट्स। अब समझते हैं हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो बच्चों समझो, अगेन यहां से क्या हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और वो कैसा है, प्लेन सोर्स है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है तो प्लेन सोर्स है। तो यहां पर मैंने एक वेव फ्रंट बना दिया, विच इज आवर प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। बोलो इतना क्लियर है। अब पहला केस, अगर आपने को प्लेन वेव फ्रंट बनाना है, प्लेन वेव फ्रंट बनाना है, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो पहला चीज वो है। इसके बाद हम लोग स्पेरिकल के लिए देखेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो पहले तो हम लोग प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझते हैं, फिर स्पेरिकल का समझेंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपने पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, उस पे हर एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, बोलो, प्राइमरी सोर्स जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करेगा।
अब आपको क्या करना है, अपने बुक पे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। इसको बोल देना है कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स लेना है, कितना ले लो, 4-5 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। तो सपोज मैंने एक पॉइंट ये लिया, आपको आपके राउंडर के टिप को यहाँ पर रखना है और वहां से क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है, बना दिया। अब ये सेमी सर्कल का जो रेडियस आपने डिसाइड किया है ना, सेम रेडियस का यहाँ पर दूसरे पॉइंट से भी क्या करना है, आपको वेव फ्रंट बनाना है, ठीक है। ऐसे करते करते आप क्या कर दो, ऑलमोस्ट 3 से 4 वेव फ्रंट ऐसे बना दो। 3 से 4 वेव फ्रंट बनने के बाद यू कैन सी कि अगर आप यहां से क्या करते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब अगर आप यहां से क्या करते हो, एक कॉमन टेंजेंट बनाते हो, एक कॉमन टेंजेंट बनाते हो, तो क्या मिलेगा आपको, अब ये जो लाइन है आपका, ये वाला, ये ठीक है। अब बराबर यहां से नहीं बन रहा है, बट ये जो लाइन होगा, जो आपका कॉमन टेंजेंट होगा इस सारे सेमी सर्कल को, उसको वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो you have primary wave front, and from that you are making secondary wave front, clear? So this is how you plot a construct a plane wave front, ठीक है। तो एग्जाम में ये कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब सिमिलरली स्पेरिकल का भी देखते हैं। अब स्पेरिकल में अगेन हमारे पास कैसा होगा, स्पेरिकल सोर्स होगा। तो ये सपोज हमारा क्या है, स्पेरिकल क्या है हमारा, प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो प्राइमरी स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर है। अब बच्चों यहां से आप इसका कहीं ना कहीं से आप राउंडर लोगे, यहां पर रखोगे और एक कर्व बनाओगे, एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल टाइप का ये आपने बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल अगेन ये पॉइंट से क्या करो, एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाओ, ये पॉइंट से अगेन एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाओ, ये पॉइंट से अगेन एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाओ। तो ऐसे करते करते आपको क्या करना है, 3 से 4 सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। 3 से 4 सेमी सर्कल बनाना है। अब ना यहाँ पर आपको क्या करना है, इन इन जो सेमी सर्कल है उनको कॉमन टेंजेंट लेना है। अब कॉमन टेंजेंट लेंगे तो इसका किसी का लाइन ऐसा आएगा, किसी का ऐसा आएगा, किसी का ऐसा आएगा, किसी का ऐसा आएगा, ठीक है। अब इनका आपको क्या करना है, कॉमन कर्व एनवलप लेना है। कर्व एनवलप लेना है मतलब कर्व टेंजेंट लेना है, जो सबको टेंजेंट भी हो और साथ में कर्व भी हो। अब ये कैसे लेंगे, इसके लिए आपको राउंडर के एक टिप को यहां पर रखना है, जिसके लिए आपने ये कर्व कर्व के लिए जो टिप लिया था ना वो टिप पे रखना है, और राउंडर के दूसरे एंड को पेंसिल वाले यहां पर रखना है, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट पे। आउटर मोस्ट पार्ट पे रखने के बाद आपको यहां से क्या करना है, एक अच्छा सा ऐसा राउंडर को घुमा देना है, रोटेट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी। अब ये आपका जो है वो क्या है हमारा, सेकेंडरी स्पेरिकल वेव फ्रंट। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो बच्चों ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सिंपल फंडा, एकदम सिंपल लॉजिक उसको फॉलो करना है बस। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। तो बच्चों सबसे पहले ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको समझते हैं। ये सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये, हाँ ठीक है, चलो। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये वाला सरफेस हमारा कैसा है, रफ सरफेस है, और ये वाला सरफेस जो है हमारा क्या है, वन साइड इज पॉलिश्ड, तो वहां से क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया। अब जब मैं लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करूंगा तो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा सेम मीडियम में। और सबको पता है कि इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों जब कभी भी आप लोग क्या करोगे ना, ऐसा ये जैसे ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हो ना, अगर ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आप ऐसे डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, ठीक है, एरो बना के ऐसे डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, तो आपका ना मार्क्स कटने का चांसेस होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो आपको ये हमेशा स्पेसिफाई करना है
तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट वेव है, ये हमारा नॉर्मल है, और इनके बीच में जो एंगल है उसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल। बोलो इतना क्लियर है। अब यहां पर तीन चीज होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, उसमें तीन पॉइंट्स होता है। पहला और दूसरा पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, सेम होता है, थर्ड डिफरेंट होता है। अब देखो पहला, यहां पर पहला चीज तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। देखो नॉर्मल के एक साइड ये है और दूसरे साइड ये, तो पहला पॉइंट क्लियर है। रिफ्रैक्टिंग रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, सही बात है। सेकंड देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये जो आपको दिख रहा है, आपका जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक प्लेन ही तो है, और ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, विच मीन सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। ये भी आपको क्लियर है, ये तो सबको पता होता है। अब तीसरा चीज, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, विच मीन्स अब हम लोग को ये तीन चीज क्या करना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल का कंसेप्ट को लेके इस चीज को हमें क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है, प्रूफ करना है। आगे बढ़े, फिर स्टार्ट करें, चलो। तो यू कैन सी हियर डायग्राम, कि अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे एक बता देता हूँ, ये इंसिडेंट मेरा क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। सपोज ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट को मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट है तो यहाँ पर सब जगह पे वेव इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो उन सारे के एनवेलप को हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट बोल देते हैं। यहाँ पर हमारा वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, ओके। अब यू कैन सी इस पॉइंट पे आने के बाद ए से जो वेव आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, और सेम टाइम पे बी से जो आ रहा है वो इस पॉइंट पे पहुंचा है। मतलब सपोज जब ये बी से यहाँ पर आ रहा है और ए से यहाँ पर आ रहा है, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ एम, इसको मैं बोल देता हूँ एन, इसको मैं बोल देता हूँ सी, इसको मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है। तो इसको भी नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग ई, इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है। अब देखो बस, अब जो ए से जो वेव आ रहा है वो एम पे पहुंचा, और बी से जो आ रहा है वो सी पे पहुंचा। इस टाइम पे दोनों का क्या है, फेज क्या है, सेम। देखो देखो, यहां पर जितना वेव है, यहां पर जितना वेव है, सेम है। मतलब ये वाला लाइन जो है हमारा ब्लैक वाला, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब क्या, ये दोनों, अब दोनों में जो जिस पॉइंट सी पे जो वेव है और पॉइंट एम पे जो वेव है, दोनों का फेज क्या है, सेम, राइट। अब देखो ध्यान से, अब पॉइंट सी से ये वेव कहां पर ट्रेवल कर रहा है, एन पे, ठीक है। और पॉइंट एम से ये वेव रिफ्लेक्ट करके क्या कर रहा है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, कहां तक, पॉइंट डी तक, पॉइंट डी तक। सपोज सी से एन पे आने के लिए उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लग रहा है समझो कैपिटल टी, तो उतने ही टाइम में वो क्या करेगा, एम से डी में आएगा। अब बोलो कैसे, क्योंकि बच्चों लाइट एक मीडियम में, सेम मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में, वो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो क्यों, बिकॉज सेम मीडियम में सेम टाइम में लाइट क्या करता है, हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये पहला चीज क्लियर है। हाँ, एक चीज हम यहाँ पर भूल गए, ये हमारा कैसा है, रफ सरफेस है ना, तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है, ये बताना भूलना मत। क्लियर है इतना, चलो। इसका मतलब क्या, अब मैंने यहां पर यू कैन सी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहां से भी मैंने एन से भी डी पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, हाँ या ना। अब इतना हमको समझ गया कि हमारा जो, अब इस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, दो ट्राइंगल। अब बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी सेम चीज, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में ना क्या बोलते हैं कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पर ये जो एंगल है,
ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। सेम चीज यहाँ पर भी बोलता है, ये जो एंगल है ना आर वाला, यहाँ पर जो एंगल होगा क्या होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। बट ना बोलते हैं वी कैन प्रूव दिस, ये आई है तो ये भी आई होगा। कैसे बोलते हैं, बाय मैथमेटिकल, सॉरी ये लोग बोलते हैं मैथमेटिकली, मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रूफ कभी दिया नहीं जाता है। तो अभी ना हम लोग इसको पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक्चुअल में प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। तो बच्चों यहां पर आपको ना कुछ चीज समझना पड़ेगा। देखो हम लोग दो चीज को लेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल MDN, और यहां पर मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल MNC। दिख रहा है, एंगल डी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब दोनों ही कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, पहले मैं बोलता हूं यहां पर दो चीज देखो, एंगल AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री है क्या, देखो यहां पर ये AMC 90 डिग्री है क्या, हाँ क्योंकि ये 90 है तो ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब एंगल AMC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल AME प्लस एंगल EMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो एंगल EMN इक्वल्स टू 90 डिग्री है क्या, ये वाला देखो, ये वाला, ये ठीक है, मतलब ये वाला दिख रहा है, ये वाला 90 है बराबर। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ, EMC प्लस एंगल CMN। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो गया बोलो, ये दोनों 90 है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो एंगल AME प्लस एंगल EMC इज इक्वल्स टू एंगल EMC प्लस एंगल CMN। क्लियर है, अब देखो EMC सेम है, उड़ गया। इसका मतलब क्या, एंगल AME किसके बराबर हो गया, एंगल CMN। क्लियर है, अब एंगल AME किसके बराबर है, यहां पर देखो ये वाला ना, आई के बराबर है कि नहीं। और एंगल CMN क्या है, एंगल CMN यही तो है। तो बच्चों इस ये एंगल कितना हो गया, आई के बराबर हुआ कि नहीं। सो दिस इज हाउ इट कम्स कि अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये है इसका एक्चुअल रीजन। अब सेम तरीके से बच्चों जैसे ये आर है ना, इसको आप ये आर प्रूफ कर सकते हो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला कंसिडर करके सेम चीज को फॉलो करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये एक ही लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, सिमिलरली बोल के बोल देना, सिमिलरली एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, DNM इज इक्वल्स टू एंगल FNT बोल देते। चलो ये क्या हो जाएगा, R, ये क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इतना क्लियर है। हमको प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला चीज, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। देखो दोनों अपोजिट साइड में है क्या, हाँ। ये भी देखो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन दी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में क्या, हाँ। अब देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों ही इस प्लेन में लाई कर रहे क्या, नॉर्मल के साथ साथ, हाँ वो भी हो रहा है। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, थर्ड देखो आई इक्वल्स टू आर है कि नहीं वो प्रूफ करते हैं। अब बच्चों इन ट्रायंगल मैं बोलता हूं, इन ट्रायंगल MNC एंड ट्रायंगल MDN दिख रहा है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। मतलब एंगल जो हमारा MDN है वो इक्वल है MCN के बराबर, दोनों ही कितना है, 90 डिग्री। मतलब कैसा है बोलो, दोनों ट्रायंगल बोथ कैसा है बोलो, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, दोनों ही कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। पहला चीज तो ये क्लियर है। दूसरा चीज देखो बच्चों, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज देखो बच्चों, यहाँ पर
इनका जो हाइपोटेनियस है ये वाला mn, mn क्या है, दोनों का हाइपोटेनियस है ना, कॉमन है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, mn इज कॉमन हाइपोटेनियस, कॉमन हाइपोटेनियस, मतलब दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब तीसरा चीज देखो बच्चों, यहां पर मैं बोल सकता हूं जो हमारा सेगमेंट क्या है, एम डी इज इक्वल्स टू सेगमेंट सी एन। ठीक है, इसका रीजन क्या, बिकॉज लाइट ट्रैवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इन सेम मीडियम, मतलब सेम मीडियम में लाइट क्या करेगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, दैट इज व्हाई दिस आर इक्वल। एक और चीज बच्चों देखो, ऐसे हम लोग यहां से जब वेव आ गया ना, तो इस वेव फ्रंट से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा एक वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, वेवलेट बनेगा, फिर यहाँ से भी जो जाएगा वो भी ऐसा वेवलेट बनेगा, मतलब राउंडर, आप राउंडर से क्या करोगे, इधर पे इस डिस्टेंस का जो कर्व है वही डिस्टेंस का कर्व आपको यहाँ पर बनाना है। देखो वापस से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बनाते टाइम ना सी एन से लेके एन तक का राउंडर पे क्या ले लो, माप ले लो, एक पॉइंट को यहाँ पे रखो, एक पॉइंट पे यहाँ पे रखो, फिर एम में अपना राउंडर का टिप रख के यहाँ पे क्या करो, कर्व मारो। कर्व मारने के बाद ना आपको इस पॉइंट से क्या करना है, मतलब एन से एक टेंजेंट बनाना है इस कर्व को, तब आपका डायग्राम बराबर बनेगा, 90 दिखेगा। अब मैंने तो पहले से करके रखा था, इसलिए आपको एग्जाम में ये चीज फॉलो करना है। बोलो बच्चों इतना क्लियर है। अब बच्चों देखो तीसरा चीज, ये तीन चीज क्लियर है, मतलब एक तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस, तीसरा क्या है, सेगमेंट एक एक क्या है, दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या, अगर किसी ट्रायंगल में आर एच एस यहां पर फॉलो कर रहा है, ठीक है, आर एच एस का मतलब क्या है, ये आर एच एस का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस कॉमन है और एक साइड भी क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो ये ट्रायंगल है दोनों, वो कैसा है, बोलो वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी एंगल उन लोग का जो है यहाँ पर वो क्या होगा, सेम, कोई भी मतलब कौन सा वाला, देखो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये जो हमारा एंगल है ना, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, सॉरी हाँ, यहां पर ध्यान से देखना, एंगल सी एम एन और एंगल डी डी एन एम, एंगल सी एम एन और इक्वल्स टू एंगल डी एन एम, ये कितना है, सेम है, मतलब ये आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो बच्चों दिस इज हाउ हम लोग ने थर्ड पॉइंट को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और ये चीज क्या है हमारा, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने क्या किया, प्रूफ किया, किसका यूज करके, हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके। बोलो फंडा क्लियर है क्या, वेव फ्रंट का कंसेप्ट का यूज किया ना, क्लियर है। इस तरीके से हाइगेन्स प्रिंसिपल का जो वेव थियरी है वो क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करता है बच्चों। बोलो इतना सबको क्लियर है। चलो, तो ये एग्जाम में आपको मोस्टली 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अब सेम चीज सेम तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। सपोज बच्चों मेरे पास यहाँ पर यू कैन सी इन द डायग्राम, सपोज यहाँ पर जो रिफ्रैक्ट इस मीडियम का मतलब ये जो हमारा बाउंड्री है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ वाई, ये हमारा एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। पहला मीडियम तो ये है, दूसरा मीडियम मेरा क्या है, ये है। तो इस मीडियम का सपोज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ n1, इसमें लाइट का स्पीड क्या है, v1। सेम चीज यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, लाइट का स्पीड कितना है, v2। क्लियर है इतना। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअल में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी 3 पॉइंट होते हैं, अगेन 1 2 एंड 3। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सब चीज सेम है जो रिफ्लेक्शन में था, कि इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सपोज ये बाउंड्री है, दो मीडियम को सेपरेट करा है, एक मीडियम यहाँ पर है, एक मीडियम यहाँ पर है, ये दो मीडियम को सेपरेट करने करने टाइम पे सपोज मेरा लाइट को मैंने यहाँ पर बाउंड्री पे इंसिडेंट किया, अब एक्चुअल में इस लाइट को इस डायरेक्शन में सीधा सीधा निकलना चाहिए था,
बट जब मीडियम चेंज होता है ना, लाइट क्या करता है, कुछ बेंड करता है, या तो वो टुवर्ड्स बेंड करता है या तो वो अवे बेंड करता है। अब डिपेंड करता है, अगर डेंसर है, रेरर है, तो ये पाथ फॉलो करेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और अगर समझो ये रेरर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा है तो ये चीज को फॉलो करेगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब यू कैन सी यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल है, दोनों अपोजिट में है, पहला पॉइंट क्लियर है। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ बोलता है n1 साइन I इज इक्वल्स टू n2 साइन R। मतलब ये जो एंगल है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो यहाँ पे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो n1 साइन I इज इक्वल्स टू n2 साइन R। ये चीज होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स प्रिंसिपल। बोलो आगे बढ़े क्या। चलो तो देखो यहाँ पर अगेन मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया, बहुत सारे वेव है, ठीक है, इसको नाम दे देते, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये पॉइंट को चलो मैं बोल देता हूँ एम, इसको बोल देता हूँ, चलो इसको अभी एम ने, इसको हम क्या बोलते हैं, सी बोल देते हैं, सी, इसको मैंने बोल दिया डी, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ई, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एफ। क्लियर है इतना। यू कैन सी वेव फ्रंट ए बी, जो प्लेन वेव फ्रंट है मैंने इंसिडेंट किया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 में जब वो जा रहा है तो क्या कर रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो सपोज दिस इज ये रेयर मीडियम है और ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम है। क्लियर है। दोनों का वैल्यू मैंने दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, स्पीड यहाँ पर v1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, स्पीड क्या है v2 है। बोलो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो होगा नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर भी ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एरो इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज देखो, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम चीज यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो इतना क्लियर है, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अब देखो जिस जिस टाइम पे यहां से जो वेव है ए से पॉइंट सी पे पहुंच रहा है, पॉइंट सी पे पहुंच रहा है, ठीक है, और बी से जो वेव आ रहा है वो पॉइंट ई पे पहुंच रहा है, तो सपोज इस टाइम पे मैं बोलता हूं टाइम क्या है, टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट ई से वेव कहां पर ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट डी पे। अब सपोज ये डिस्टेंस चलने के लिए ना, ये डिस्टेंस जो चलने के लिए इसको टाइम लगता है, सपोज कितना लगता है टाइम, कैपिटल टी। कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। अब मुझे बताओ ई से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। देखो बच्चों, तुम लोग को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ed, टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी बोल रहे हो ना, तो ed का वैल्यू क्या हो गया, बोलो c इंटू टी बराबर। ये तो स्पीड ऑफ लाइट था तब ना, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितना बोल रहे हैं हम लोग, v1 है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 t। इसका मतलब देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं हमारा जो ed का वैल्यू है वो कितना है, ये है हमारा v1 इंटू टी। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर देखो, अब जब इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा उसको टाइम लग रहा है टी। अब इतने ही टाइम में यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि यहां से जो बेंडिंग हुआ है लाइट का और यहां से जो बेंडिंग होगा आगे, वो दोनों क्या रहेगा, ये वाला भी पैरेलल रहेगा और ये वाला, मतलब ये दो जो रे है ना एक दूसरे के साथ पैरेलल रहे। अब ये पैरेलल रहने के लिए कब होगा, जब ये एक डिस्टेंस चलेगा और यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी होगा।
क्लियर है। अब ये जो डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट एफ ना, तो सी एफ कितना हो गया बोलो, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v2 ना, हाँ तो v2, तो यहाँ पर हमारा जो सॉरी मैं बोलता हूँ सी एफ है वो कितना है v2 इंटू टी, क्योंकि सेम टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतना, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो गया उसका चेंज हो गया। अब सिंपल सी बात है, डेंसर है तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा v2 t का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यू कैन सी ईडी और सी एफ में दोनों में छोटा कौन है, सी एफ है, बोलो क्लियर है। सी एफ छोटा है इसीलिए तो बेंड हो रहा है, यही तो रिफ्रैक्शन है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ करते हैं। देखो अब मैं बोलता हूं यहां पर पहला पहला 2 पॉइंट तो क्लियर है हम लोग को, हम लोग ने प्रूफ कर दिया। थर्ड पॉइंट देखो, अब देखो यहां पर ना ये देखो इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल ई कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और इन ट्रायंगल, चलो इधर बोलता हूँ, इन ट्रायंगल अपना जो क्या है सी एफ डी, ये कितना है यहाँ पर एंगल एफ कितना है, ये भी कितना है 90 डिग्री है, मतलब दोनों ही कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। अब मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल सी डी ई, ये वाले में सी डी ई में मैं क्या लगा रहा हूँ ना, देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। अब कैसे, अगेन सेम चीज जो मैंने वहां पर बताया था ना, यहां पर फॉलो करना है। देखो यहां पर कैसे करोगे, ए सी ई और दूसरा क्या होगा, सपोज इसको नाम दे दो कुछ पी, तो पी सी डी, ऐसा करके ना ये एंगल जो आई है तो ये भी कितना आएगा, आई आएगा। सेम तरीके से यहाँ पर ये जो आर है ना, ठीक है, यहाँ पर ये जो आर है तो ये भी क्या आएगा, ये वाला जो है ये वाला आएगा, आर आएगा, क्लियर है। तो अब दोनों ट्रायंगल में क्या कर दो, साइन आई लगा दो, साइन आई लगाया ऊपर वाले में तो क्या आएगा, अपोजिट, अपोजिट में क्या है ईडी अपॉन अपॉन ईडी अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है सीडी, क्लियर है। तो बोलो ईडी का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला v1t, सीडी का वैल्यू क्या है, सीडी रख दो, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब दूसरा चीज, नीचे वाले ट्रायंगल में साइनर लगा दो, साइनर लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, सी एफ अपॉन अपोजिट ना, सी एफ अपॉन हाइपोटेनियस कितना है सी डी, सी एफ का वैल्यू क्या है v2t अपॉन सी डी, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, अब क्या करो, सिंपल जो स्नेल्स लॉ है ना उसको लगाओ, स्नेल्स लॉ के, सॉरी स्नेल्स लॉ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको प्रूफ करना है ना, सॉरी मैं ये गलत बोल दिया। अब एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, देखो ये साइन आई दिख रहा है और अपॉन साइन आर कर देता हूँ, मतलब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बोलो, v1t अपॉन सी डी, ठीक है, अपॉन v2t अपॉन सी डी, तो सी डी कैंसिल होगा, बचेगा क्या v1t अपॉन v2t, अगेन टी टी सेम है कैंसिल हो गया, मतलब साइन आई इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमें, v1 अपॉन v2। बोलो इतना फंडा क्लियर है क्या। अब बच्चों देखो n जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है c बाय वी। अगर हमारा जो मीडियम है, पहला मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव, उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसका जो स्पीड, वो पहला मीडियम अगर हमारा वैक्यूम रहा ना तो c अपॉन वी होता है। अगर यही चीज पहला मीडियम अगर मैं v1 बोल दूं और दूसरा मीडियम v2 बोल दूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो ऐसा आपको नहीं समझेगा, सिंपल मैं बोलता हूँ, यहाँ पर देखना n1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी वन, क्लियर है। सिमिलरली n2 क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं n2 अपॉन n1 करता, सॉरी n1 अपॉन n2 करता हूँ तो क्या होगा, c अपॉन v1 डिवाइड बाय c अपॉन v2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सी गया, v2 ऊपर जाएगा तो v2 अपॉन क्या हो जाएगा v1, क्लियर है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या आ रहा है v1 अपॉन v2 है ना, और v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1, उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल ये हो रहा है n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब। तो ध्यान से देखो इसको, क्या ये हमारा स्नेल्स लॉ नहीं है क्या, स्नेल्स लॉ नहीं है, इसका मतलब क्या, दिस इज लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमने प्रूव किया बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल अगेन। बोलो बच्चों, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारा दो डेरिवेशन। अभी एग्जाम में पूछा जाता है अगेन, ये भी 2 से 3 मार्क्स के लिए क्या आता है, पूछा जाता है। मोस्टली 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 के लिए तो नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पहले तो सबसे पहले अच्छे से एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है कि हम क्या करते हैं, वेव फ्रंट को इंसिडेंट कर रहे हैं, वो रिफ्रैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। जो मैंने किया था आपको स्टेप्स फॉलो करना है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो अपना जो वेवलेंथ होता है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके से डिपेंड करता है, वो हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। तो बच्चों सपोज मेरे पास ना यहाँ पर ये एक बाउंड्री है एक्स वाई। तो ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v2। सिमिलरली सपोज मेरे पास यहाँ पर मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट को क्या किया, इंसिडेंट किया। अब पहला प्लेन वेव फ्रंट है मेरा a, ये मैंने बोल दिया b। दूसरा है मेरा c, d। तीसरा है e और f। तो 3 वेव फ्रंट दिख रहा है यहाँ पर, a b c d और e f। क्लियर है? अब बच्चों a से b का जो डिस्टेंस है, C से D का जो डिस्टेंस है और E से F का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने कितना अज्यूम करके चला है, इसको मैंने λ1 करके लिखा है। मतलब यहाँ पर जो मीडियम में, पहले मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ होगा उसको मैंने λ1 बोला, और यहाँ पर जो लाइट का वेवलेंथ होगा उसको मैंने λ2 बोला। और इनके बीच का मतलब ये दो वेव फ्रंट्स है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी मैंने क्या रखा है, λ1 रखा हुआ है। क्लियर है? अब क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो अब देखो, जब ये वेव फ्रंट ए बी इस पॉइंट पे आएगा, मतलब बाउंड्री पे आएगा, क्लियर है, उस टाइम पे मैं बोलता हूं टाइम क्या है, 0 है। फिर समझो वो बाउंड्री पे आने के बाद, जब ए बी बाउंड्री पे आएगा, सी डी कहां पे आ जाएगा, ए बी के जगह में। क्लियर है बच्चों? वापस से देखो, ए बी जब बाउंड्री पे आया तो सी डी कहां पर आ जाएगा, ए बी के जगह में। क्लियर है? अब ये क्या हो गया, सी डी हो गया, यहां पर आ गया सी डी। तो उस टाइम पे टाइम क्या है, 0। अब मैं बोलता हूं कि सीडी को यहां तक आने के लिए, यहां से यहां पर आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को मैं बोल देता हूं टाइम कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम में सीडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, λ1। ये λ1 कर रहा है, मतलब उसको पहले मीडियम में सीडी को ये डिस्टेंस λ1 ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है। क्लियर है? कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है। और सेकेंड मीडियम में उतने ही टाइम में क्या हो रहा है, ए बी कहां पर पहुंच रहा है, ए बी यहां पर था तो ए बी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। और सी डी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा है, λ2 कर रहा है। कितने टाइम में, यही टाइम में। क्लियर है? अब देखो यहां पर देखो टी क्या है, पहला तो क्या है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, λ1। कितने वेलोसिटी से, v1। सिमिलरली सेकंड मीडियम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें नहीं पता, वो कितना कर रहा है, λ2 बोल दिया। कितने वेलोसिटी से, v2। क्लियर है? अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, λ1 v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन v2, विच मीन्स v2, सॉरी यहाँ पर मैं बोल देता हूँ λ2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर λ2 हो जाएगा v2 अपॉन v1। v2 को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू λ1। अब बच्चों देखो, एक स्लाइड में पहले जाता हूँ, यहाँ पर हमने प्रूफ कर रखा है ना, ये देखो ये वाला चीज, v2 अपॉन v1 क्या होता है, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2। सो v2 अपॉन v1 क्या होता है, n1 अपॉन n2। तो λ2 क्या हो गया, n1 अपॉन n2 λ1। बोलो इतना क्लियर है? सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये कैसे करेंगे, सपोज कि मैं बोलता हूं मेरा पहला मीडियम क्या है, वैक्यूम है, और दूसरा मीडियम क्या है मेरा, कोई भी एक मीडियम है जिसमें वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और यहाँ पर वैक्यूम में वेवलेंथ क्या है, लैम्डा नॉट। ठीक है?
तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा, लैम्बडा, और ये हो जाएगा n1 क्या हो जाएगा, फिर n1 हो जाएगा 1, और n2 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो n इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी होगा तो मैंने n बोल दिया, ठीक है। लैम्बडा 1 क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट, विच मीन्स लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट अपॉन n। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर हमारा पहला मीडियम वैक्यूम है तो दूसरे मीडियम में जो वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का कम होगा तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा। तो हमेशा जो वेवलेंथ है वो क्या होगा हमारा, कम होगा, जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वैक्यूम से। क्लियर है इतना। हाँ, ये तो हो गया डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन कैसा होता है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ में ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्बडा। ये जनरल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेव के लिए। तो यहाँ पर ये देखो, तो अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो यू कैन सी v1 अपॉन v2, सॉरी, चलो v1 अपॉन v2 कर देते। v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, f1 लैम्बडा 1 अपॉन f2 लैम्बडा 2। क्लियर है। अब ये देखो v1 अपॉन v2 हो गया, लैम्बडा को इधर लाया, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। क्लियर है, ये हो गया f1 अपॉन f2। अब v1 अपॉन v2 क्या है हमारा, देखो यहाँ पर ये है, हाँ देखो लैम्बडा 2, अगर ये लैम्बडा 1 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 क्या है, v2 अपॉन v1, और ये पहले से क्या था, v1 अपॉन v2। तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, विच इज f1 अपॉन f2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब f1 इज इक्वल्स टू f2। तो एक बहुत ही खतरनाक, या ऐसे बोलेंगे बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशन निकलता है जो हमें बताता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। विच मीन्स कि लाइट कभी भी अगर मीडियम को चेंज करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, चेंज होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, बट उसका फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता। ये रीजन है कि हमारा फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियम चेंज होने पे भी क्या होता है, सेम होता है। और इस पे एमसीक्यू तुमको एग्जाम में आता है कि विच प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द मीडियम, तो आपका आंसर होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, बाय।